अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। सो ये इसका सेट नंबर 57 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिविजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना, उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे। उनके पीडीएफ भी आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। काफी लंबा स्टेटमेंट है इस सवाल का, एनसीईआरटी का सवाल है। इस स्टेटमेंट में आपसे बताया गया है पहले तो आपको हमारा जो लोअर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब मतलब हमारी लेग, लोअर लिम्ब के अंदर 7 टार्सल्स हैं, वेयर एज अपर लिम्ब हैज 8 कार्पल्स। Still, both and upper and lower limb have 30 bones each. What is the name of one extra type of bone that upper limb doesn't have? ये आपसे पूछ रहा है सवाल कि हमारा हाथ और हमारा पैर, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों के अंदर, अपर लिम्ब के अंदर 7 टार्सल्स होती हैं, लोअर लिम्ब के अंदर 8 टार्सल्स, लोअर लिम्ब के अंदर 7 टार्सल्स होती हैं और अपर लिम्ब के अंदर 8 टार्सल्स होती हैं। फिर भी दोनों के अंदर जो है 30-30 हड्डियां होती हैं, 30-30 हड्डियां होती हैं ऊपर वाले, मतलब हाथ में भी और पैर में भी। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो पैर में होती है लेकिन हाथ में नहीं होती है। तो एग्जाम्पल ऑप्शंस में दिखा गया है फीमर, फीमस दिया गया, फीमर की जगह पे फीमस लिख दिया, फीमस, पटेला, फिबुला, टिबिया। तो इसमें से कौन सी वो वाली हड्डी है जो कि सिर्फ पैर में होती है, हाथ में नहीं होती है। तो बहुत आसान है ये सवाल। वैसे हड्डी का जो नाम है इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो हड्डी का नाम पढ़ने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इस सवाल को सही कर देंगे। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। स्टेटमेंट को पढ़ के हो सकता है आपको ये लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल बहुत आसान है। तो यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, दैट इज पटेला। ओके, पटेला जो है जिसको हम बोलते हैं नी कैप, जो हमारी नीज, जो हमारे घुटने के ऊपर एक गोल हड्डी होती है उसे पटेला कहा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पैर में होती है, हाथ में नहीं होती है। तो पटेला इज द राइट आंसर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर क्या आपसे पूछा गया, इसमें हाथ और पैर के अंदर 30-30 हड्डियां होती हैं ये बताया गया। पैर के अंदर जो होती हैं 7 टार्सल्स होती हैं और हाथ के अंदर 8 टार्सल्स होती हैं, कार्पल्स होती हैं। तो ये अब हड्डियों के बारे में बात कर रहा है, एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 6। तो अगर हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग हड्डियों के बारे में बात करते हैं, ये देखिए, तो ये लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब, एंड दिस इज अपर लिम्ब। ओके, तो अपर लिम्ब में अगर आप देखते हैं तो अपर लिम्ब में जो ह्यूमरस है उसी तरीके से लोअर लिम्ब में, पैर में होती है फीमर, हाथ में होती है ह्यूमरस। देखिए ये वाली जो हड्डी होती है इसे ह्यूमरस कहते हैं, और लोअर लेग में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसे हम फीमर कहते हैं। फिर क्या होती है, टिबिया और फिबुला होती है पैर में, उसी तरीके से रेडियस और अल्ना होती है हाथ में। फिर क्या होती है, कार्पल्स होती हैं, पैर में टार्सल्स होती हैं 7, कार्पल्स जो होती हैं 8 होती हैं हाथ में। फिर मेटाटार्सल्स होती हैं, इसी तरीके से मेटाकार्पल्स होती हैं हाथ में। फैलेंजेस होती हैं पैर में, तो फैलेंजेस होती हैं हाथ में। फैलेंजेस, मेटाटार्सल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, कार्पल्स, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना। लेकिन ये जो पटेला है, दिस पटेला, जो नी कैप जिसको हम कह रहे हैं, दिस इज ओनली फाउंड इन लेग। हमारे हाथ में कोई पटेला नहीं होता, यहाँ पे कोई हमारा पटेला है नहीं, सिर्फ पैर के घुटने में हमारा पटेला लगा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि पैर जो है चलने के काम आता है, उसे लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक और हड्डी लगी हुई है, उसे हम पटेला कहते हैं। जो बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा होगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सिर्फ उन्होंने ही देखा होगा, या किसी ने खुद से इंजरी एक्सपीरियंस किया उसने भी देखा होगा। जो ये हड्डी होती है पटेला, दैट इज एक गोल हड्डी होती है, और कभी कभी अगर चोट लग जाए तो ये ऊपर नीचे सरक भी जाती है, टूट भी जाती है इनफैक्ट। ओके, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की कॉरेस्पॉन्डिंग हड्डियों के बारे में आपने देख लिया है। रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस, टार्सल्स, कार्पल्स, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। तो ये सारी हड्डियां हमारे हड्डियों के नाम होते हैं। आपको इसके हड्डियों के नाम जो है बहुत अच्छे से लर्न होना जरूरी है। मैं पहले वाले सेट्स में भी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, आपको इस तरीके का सवाल मिल सकता है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, which type of lens is used in a defect of eye when image of an object is formed
बियॉन्ड द रेटिना। रेटिना था, ये देखिए आपको आई बॉल का शेप भी बनाया गया, ये रेटिना था, रेटिना पे इमेज बननी चाहिए थी, रेटिना पे इमेज बनेगी तो हमें दिखाई देगा, अगर रेटिना से आगे इमेज बन गई तो भी नहीं दिखेगा, रेटिना के पीछे इमेज बन गई तो भी नहीं दिखेगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा आई डिफेक्ट, वैसा आई डिफेक्ट जिसके अंदर इमेज बन रही है बियॉन्ड, उस आई डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा लेंस लगाएं, कॉनकेव लगाएं लेंस या कॉन्वेक्स लगाएं लेंस, कि ये इमेज जो है पहले बनना, राइट जगह पे बनना शुरू हो जाए। तो बताएं इसका सही जवाब। कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, बायफोकल लेंस होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस होगा। बताइए कौन सा लेंस होगा ये, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बायफोकल एंड प्लेनो कॉनकेव। तो किस तरीके का लेंस लगाएं कि ये वाला डिफेक्ट ठीक हो पाए जिसमें कि रेटिना के बियॉन्ड इमेज बन रही है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये सवाल को, एनसीईआरटी में भी और हमारे सवालों की सीरीज में भी। तो इसका सही जवाब है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आप जैसे ही लगाओगे, ये देखिए इमेज हाइपर मेट्रोपिक आई है ये, आपने जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगाया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगाते ही क्या हुआ, यहाँ जो इमेज पहले यहाँ बन रही थी अब वो सही जगह पे जाके बन रही है। नियर पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई। देखिए क्या, तो क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में जिसमें पर्सन जो है फेस करता है डिफिकल्टी टू सी नियर ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज फार साइटेडनेस। मतलब दूर का तो सही नजर आ रहा है, नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हम, फार साइटेडनेस, दूर देख पा रहे हैं, दूरदर्शी आइज है हमारी। नियर साइटेडनेस पास का देख पा रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे। तो पास का देख पा, दूर का देख पा रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे हैं, ये है हाइपरमेट्रोपिया। वॉज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम क्लियरली विजिबल है। कॉन्वेक्स लेंस जो हम यूज करते ही क्या होगा, सही जगह पे इमेज फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिक आई कैसी होती है, जिसमें पहले ही इमेज बन गई, यहाँ बननी थी यहाँ बन गई इमेज। तो मायोपिक आई क्या होती है, नियर साइटेडनेस होती है। तो इसमें हमें पास के ऑब्जेक्ट जो है नियर साइटेडनेस सही दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट खराब दिखते हैं। तो हम इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाते ही राइट जगह पे इमेज बनना शुरू हो जाती है। ओके, अगर आपको याद रखना है तो हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते थे फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसमें हम कन्वर्जिंग लेंस लगा रहे हैं, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज करके वो पहले बना दे। अगर पहले बन रहा था, ये देखिए हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना है। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये कन्वर्ज करके पहले बना देगा रेज को। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है, डाइवर्ज कर देगा, पहले इमेज बन रही है तो वो पीछे लेके जाएगा उसको डाइवर्ज करके और पीछे बनेगी इमेज, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यही इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो वो कन्वर्ज करके बियॉन्ड से राइट प्लेस पे बना देता है। सिमिलरली डाइवर्जिंग लेंस जो है पहले बन रही थी इमेज, उसको सही जगह पे बना देगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमेशा स्टेट पीसीएस का बड़ा फेवरेट सवाल है ये। घुमा घुमा के स्टेटमेंट्स को आपसे तरह तरह की स्टेटमेंट डाल डाल के आपसे पूछते रहेंगे। कंसेप्ट सिर्फ यही है, मायोपिया क्या होता है समझ लो, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है समझ लो, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है ये समझ लो, उनका नॉमेनक्लेचर समझ लो, यू आर डन। मतलब डन मीन्स 100% करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन। ओके, तीसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको हम यूज करते हैं फ्यूजन में। तो दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, फ्यूजन एंड फिजन। तो एक फ्यूज होता है और एक फिजन होता है। तो यूरेनियम यूज होता है, थोरियम यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है या बेरिलियम यूज होता है। बताएं इसका सही जवाब क्या है। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज हो रहा है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज कर रहे हैं जो भी यूज करें। आप बताएं पहले इस सवाल का सही जवाब बताएं, कौन सा जो है फ्यूल यूज होगा जब हमें फ्यूजन रिएक्शन करनी है। तो यूरेनियम होगा, थोरियम होगा, हाइड्रोजन होगा, कौन सा होगा, बेरिलियम तो नहीं होगा। यही फ्यूल्स यूज होते हैं। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कब यूज होगा, हाइड्रोजन फ्यूज करने के लिए यूज होगा। यूरेनियम और थोरियम कहाँ पे होगा, फिजन रिएक्शंस में होते हैं। तो दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन इसका राइट जवाब है, तो दो तरीके की रिएक्शंस होती है, फिजन एंड फ्यूजन। तो फिजन में क्या होता है, एक एलिमेंट लिया आपने, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, उसके ऊपर जो है अब आप न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, फिर इसके ऊपर फिर ये चेन रिएक्शन फिर दो पार्ट में, इस तरीके से ये चलती रहती है रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है, हैवी एटम्स जो होते हैं जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये तीनों यूज होते हैं न्यूक्लियर
फिजन रिएक्शंस में, आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन विच न्यूक्लियस हैवी एटम व्हेन बम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। किसकी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हम? न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इस हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, हैवी एटम के ऊपर हमने बम्बार्ड किसको किया? न्यूट्रॉन्स को। तो जैसे ही हमने न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया तो इनका स्प्लिट हो जाता है, दे कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई व्हाइल रिलीजिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और ये लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, तो क्या होगा? लाइटर एटम्स, हाइड्रोजन का आइसोटोप, कौन से आइसोटोप थे हाइड्रोजन के? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप थे। ड्यूटेरियम जो था उसको हम हैवी वाटर कहते थे, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते थे, और प्रोटियम एक इसका आइसोटोप था जिसके अंदर 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट। तो क्या हो रहा है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूज हो रहे हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो फ्यूजन के बाद हीलियम बन जाता है। दोज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय controlled nuclear reaction of uranium and plutonium which result in fusion of lighter nuclei। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी। जो सन में क्या हो रहा है? सन के अंदर फ्यूजन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम का एटम बना रहे हैं। तो ये जो है फ्यूजन रिएक्शन में होता है। फ्यूजन रिएक्शन में बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर जब दिया जाता है तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन एटम जो है वो फ्यूज हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ओके, बहुत अच्छा सवाल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा गया है, अगेन एनसीईआरटी के थे सब सवाल, उसमें आपसे पूछा जा रहा है एक सर्किट का डायग्राम आपको दिखाया गया। ये सर्किट दिखाया गया आपको ABCD। इसमें आपको बताया जा रहा है करंट I जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ABCD ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट I इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ABCD। हाउ विल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किट? इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? ABCD होगा, DCBA होगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव एट ऑल, नन ऑफ द अबव। बताएं। एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इस टॉपिक को। अगर ABCD डायरेक्शन है करंट की तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। जो भी डायरेक्शन होती है करंट की फ्लो की, उसके ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? DCBA। तो DCBA इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? करंट ऐसे जा रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे। ये इनकी फ्लो की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, राइट। सिंपल सवाल, एनसीईआरटी का कांसेप्ट। एक्सप्लेनेशन में भी आप पढ़ सकते हैं। करंट, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें फ्लो ऑफ करंट I विल बी इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय कन्वेंशन। तो कन्वेंशन बनाई हुई है ये कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट होगी। दैट मीन्स करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव साइड ऑफ द सर्किट। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज है तो विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट क्या होगा? करंट मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट मूव कर रहा है, ये कन्वेंशन है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ओके, ट्रिक क्या रिमेंबर है? फ्लो ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यही मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी क्लास 10। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट ओर्स। जो कार्बन कंटेनिंग ओर्स होते हैं जिसके अंदर से हमें कार्बन एक्सट्रैक्ट करना है, उस प्रोसेस में हमें कौन सा, उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं जो जिसमें से कि हम कार्बन एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट ओर। जो कार्बन कंटेनिंग ओर्स हैं उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग से करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, कैल्सिनेशन से करते हैं, या बोथ A1 and 2, मतलब रोस्टिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस दोनों प्रोसेस यूज करते हैं, सिर्फ रोस्टिंग यूज करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं, सिर्फ कैल्सिनेशन यूज करते हैं? बताएं, इसका सही जवाब बताएं। एनसीईआरटी का सवाल। तो जब हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, कार्बन रिएक्शन और कार्बन एटम्स के बारे में हमने जब चैप्टर में पढ़ा था, तब हमने इसके बारे में अच्छे से बात किया था कि कार्बोनेट ओर्स जो है उसको निकालने का क्या तरीका है। इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है यस 3, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम अलग करते हैं कार्बोनेट ओर्स को। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में होता क्या है? डन फॉर कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है टू कन्वर्ट द मेटल कार्बोनेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड।
कैल्सिनेशन के थ्रू हमने क्या किया, मेटल कार्बोनेट पड़ा है, उसमें जब रिएक्शन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और मेटल ऑक्साइड अलग हो जाएगा। द प्रोसेस डन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर द ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू देयर ऑक्साइड। तो कैसे होता है ये कैल्सिनेशन प्रोसेस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम कर रहे हैं। जो भी कार्बोनेट होंगे वो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा हमको। रोस्टिंग क्या होती है ऑन द अदर एंड, रोस्टिंग इज द प्रोसेस डन फॉर सल्फाइड ओर्स। तो रोस्टिंग हम किसके लिए करते हैं, जिसमें सल्फर कंटेनिंग ओर्स के अंदर, टू कन्वर्ट मेटल सल्फाइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हम उसे रोस्टिंग कहते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कैल्सिनेशन, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने डायग्रामेटिकली पढ़ा है अच्छे से। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल ओर होते हैं, in this molten ores are electrolyzed and pure metals are obtained। एक सॉल्यूशन बना दिया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना दिया जाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड बना दिए जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस सॉल्यूशन में से निकल के। तो ये जो है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। इस तरीके का सवाल आपको हमेशा अपने एग्जाम में मिल सकता है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज मेड फ्रॉम कॉपर एंड टिन एंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अलॉय बना दिया हमने कॉपर और टिन को मिला के, और साथ में एक प्रॉपर्टी और लिखी हुई है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताएं कौन सा है वो अलॉय जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना है। तो आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है, कॉपर और टिन से मिलके। अब कॉमन तो है, अब ये सारे के सारे जो ओर्स दिए हुए हैं बड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। बड़ा अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का, वेरी नाइस क्वेश्चन। सारे के सारे जो हैं ब्रास, स्टील, ब्रास, स्टील, सोल्डर एंड ब्रॉन्ज, सबके सब जो है कंफ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ हमें। तो कॉपर और टिन के साथ जो मिलके बना हुआ है वो अलॉय का नाम इसमें पूछा जा रहा है। बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ब्रॉन्ज कैसे बनता है। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज ही इसका राइट जवाब है। तो ब्रॉन्ज बन रहा है इससे। तो ब्रॉन्ज वो अलॉय है जो कॉपर और टिन को मिला के बनाया गया। कॉपर तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन टिन जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टिविटी लो है, इसीलिए जो ब्रास जो है उसकी कंडक्टिविटी लो हो जाती है। कॉपर और टिन से मिलकर बना है, कॉपर अच्छा कंडक्टर है, टिन बुरा कंडक्टर है, तो इसीलिए ओवरऑल अलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो बैड कंडक्टर हो जाती है। तो ब्रॉन्ज इज द अलॉय। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है। ये तो आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से रट लो इसको, कोई इसका वो नहीं है, कोई निमोनिक भी मत बनाओ। कॉपर टिन से मिलकर बना है ब्रॉन्ज। आप ये कर सकते हैं, ब्रॉन्ज है इससे याद रख सकते हैं, लेकिन कॉपर तो उसमें कॉमन था, लेकिन टिन जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉपर टिन। दूसरी तरफ ब्रास जो होता है, ब्रास कैसे बनता है, ब्रास बनता है कॉपर जिंक। तो कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो उससे बनता है ब्रास, इसकी भी लो कंडक्टिविटी होती है। सोल्डर कैसे बनता है, सोल्डर एक अलॉय है जो कि लेड और टिन से बनता है। लेड और टिन से मिलके सोल्डर बनता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 2 मेटल्स को चिपकाने के काम आ रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड यूज फॉर मेकिंग सर्किट बोर्ड्स बनाने के काम आता है क्या, सोल्डर। तो सोल्डर कैसे बन रहा है, वो बन रहा है लेड और टिन से। कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास, सोल्डर बनता है लेड और टिन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इस तरीके का सवाल जो है आपको देखने को मिल सकता है। सवाल आसान होता है अगर आपको सिर्फ एक ही चीज पूछी जाए, सवाल मुश्किल होता है अगर आपको सिमिलर दिखने वाली 3-4 चीजों को कंबाइन एक ही सवाल में पूछ लिया जाए, तो मुश्किल होता था क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ता है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, जो है यूपीएससी ने 2010 में पूछा था। तो यूपीएससी द्वारा 2010 में पूछा गया सवाल है। इस वक्त क्यों रिलेवेंट है, इस वक्त रिलेवेंट इसलिए है, एक तो इसमें एक साइंटिफिक कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो कि अभी भी इन्वॉल्व है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ये इसलिए आपको जानना जरूरी है। दूसरा, आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरीके के सवाल जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज में से निकाल के जो सवाल है कॉमन पैरेलल्स के, वो पूछे जाते हैं। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी में निकाल दिया जाएगा। एलईडी कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये कैसे काम करती है, इससे जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजिकल सवाल हो सकता है। कैसे आप जो अपनी ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, वैक्सीन कैसे काम करती है, वायरस बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो है पोटैटो जो है आलू को अगर आपने पेपर प्लेट के ऊपर रख के विच इज व्हाइट इन कलर एंड अनप्रिंटेड एंड पुट इन अ माइक्रोवेव, एक आपने माइक्रोवेव में डाल दिया,
एक कागज की प्लेट ली, उसके ऊपर आपने आलू रखा और उसको माइक्रोवेव में डाल दिया, तो क्या हुआ, आलू तो हो गया गर्म, बट पेपर प्लेट जो थी गर्म नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? आलू गर्म हो गया, पेपर प्लेट का कुछ नहीं हुआ। अब बताएं इसका वजह क्या है? पेपर प्लेट पे रख के आपने किया था। तो पहला दिया गया ऑप्शन, पोटैटो इज मेड अप ऑफ स्टार्च, आलू जो है स्टार्च का बना हुआ है और प्लेट जो है सेलुलोज की बनी हुई है। बात एकदम सही है। तो क्या ये, बट ये कारण है या नहीं ये देखना है। पोटैटो ट्रांसमिट माइक्रोवेव बट पेपर प्लेट रिफ्लेक्ट्स माइक्रोवेव, बात सही है। क्या ये कारण है? पोटैटो कंटेन वाटर वेयरएज प्लेट डज नॉट कंटेन, सही बात, लेकिन क्या ये कारण है? पोटैटो इज फ्रेश ऑर्गेनिक मटेरियल वेयरएज प्लेट इज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, सही बात है, बट क्या ये कारण है? तो बताएं कि कारण क्या है कि पोटैटो गर्म हो जाता है और प्लेट गर्म नहीं होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि पोटैटो के अंदर वाटर है और प्लेट के अंदर वाटर नहीं है, इस वजह से पोटैटो हो गया गर्म और प्लेट नहीं हुई। तो पोटैटो के अंदर क्या है? लॉट्स ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है? प्योर पेपर प्लेट डज नॉट हैव एनी वाटर। When food is placed inside the microwave, तो माइक्रोवेव क्या करते हैं? माइक्रो जो वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो जो भी वाटर कंटेनिंग फूड होता है उसका जो वाटर होता है उसको वाइब्रेट करती हैं माइक्रोवेव्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इनटू प्रोडक्शन ऑफ हीट विच इन टर्न कुक द फूड, इतनी तेजी से वाइब्रेट होती हैं वो पानी को कि उससे हीट जनरेट होती है और इसी की वजह से खाना गर्म होता है और कुक हो जाता है फर्दर। पेपर प्लेट और सिरामिक प्लेट्स में क्या होता है? वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, सो दे डज नॉट गेट हीटेड अप एंड आर thus यूज्ड इन माइक्रोवेव, तो इसलिए माइक्रोवेव में यूज हो पाती हैं। सिंपल। अब सिंपल है क्योंकि अब हम माइक्रोवेव की वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कितने साल बाद? 11-12 साल बाद हम बात कर रहे हैं। यूपीएससी ने पूछ लिया था 10 में, 2010 में पूछा था उन्होंने ये सवाल माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी के बारे में, जबकि लोग इतना ज़्यादा माइक्रोवेव को यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे। सो यू कैन टोटली अंडरस्टैंड, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एकदम न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे जब भी कुछ भी टेक्निकल। गोरिल्ला क्लास क्या होता है, मतलब आप देखते रहिए, ये आपकी कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ भी आपको आजू बाजू में अपना नया दिखाई देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, पुराना हो गया नैनो टेक्नोलॉजी भी, कोई भी जो नई चीज़ें आपको मार्केट में दिख रही हैं, जो कॉमन यूज़ में दिख रही हैं, नए तरीके की बीमारियां दिख रहे हैं, वो सब पूछे जाएंगे एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। अगला जो सवाल है अगेन वो 2010 में पूछा गया था यूपीएससी द्वारा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, हैज बीन इंजीनियर्ड टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट क्वालिफाइज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में सवाल है। गोल्डन राइस जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, उसको मीट करने के लिए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, 4 स्टेटमेंट है, पूछा जा रहा है कि गोल्डन राइस में एक्चुअली क्या किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ग्रेन हैज बीन फोर्टिफाइड विद जीन्स टू प्रोवाइड 3 times हायर गेन यील्ड एज पर एकड़ दैन द यील्ड हाई यील्ड वेराइटी। वो कहता है कि जो इस तरीके से जीन्स को फोर्टिफाइड किया गया है, जो जीन्स थे उस चावल के अंदर, गोल्डन राइस के अंदर, उसको इस तरीके से चेंज किया गया है कि जो उनकी यील्ड है, 1 एकड़ के अंदर कितने चावल लगते थे, फॉर एग्जांपल 10 किलो लगते थे, तो अब जो है 30 किलो लगेंगे उसी एकड़ में। तो इस तरीके से मॉडिफाई किया गया, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि इट्स ग्रेन्स कंटेन प्रो वाइटामिन ए। अब इसके अंदर प्रो वाइटामिन ए ऐड किया गया है, विच अपॉन इंजेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू वाइटामिन ए इन द ह्यूमन बॉडी। प्रो वाइटामिन ए जो है उसके अंदर डाल दिया गया है उस चावल के अंदर, जब उस चावल को खाया जाता है तो वो वाइटामिन ए बन जाता है। इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें इस तरीके के जीन्स डाल दिए गए हैं कि जब हमारी बॉडी में आता है तो ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर देता है। फोर्थ, इट्स मॉडिफाइड जीन्स कॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ग्रेन्स, गेन्स नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेन्स आएगा, ग्रेन्स विद वाइटामिन डी। तो वाइटामिन डी से इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया है। बताएं, वाइटामिन ए से फोर्टिफाइड किया गया, वाइटामिन डी से फोर्टिफाइड किया गया, इस तरीके से फोर्टिफाइड किया गया कि सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे हमको, या फिर उसकी यील्ड बढ़ाई गई है। तो देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड तो सारे मिलेंगे नहीं हमको, क्योंकि अभी भी हम तो खा रहे हैं। ऐसा कोई फूड तो आया नहीं कि जो ये क्लेम करता हो कि सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, उसमें ऐसा तो नहीं है, तो ये तो हट जाता है। वाइटामिन डी हो सकता है, वाइटामिन ए हो सकता है और यील्ड बढ़ सकती है। तो बताएं, तो इसका सही जवाब था इसमें वाइटामिन ए को फोर्टिफाइड किया गया था, प्रो वाइटामिन ए डाला गया था, जिससे जब हम खाते थे तो वो वाइटामिन ए बन जाता था। किसने किया गया था ऐसा? वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। वाइटामिन ए कैसा वाइटामिन है? ये विटामिन है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, ठीक है, फैट सॉल्युबल है। ओके,
तो गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है ये। हाई लेवल ऑफ विटामिन ए आर यूज्ड बाय पीपल विद डेफिशिएंसी ऑफ सच विटामिन। अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, कुछ ऐसा है, तो उनको खिलाया जाता है। So process of making such high nutritional value food is known as biofortification। जब भी हम इस तरीके का फूड बनाते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ गोल्डन राइस में ही करते हैं हम, ये बहुत सारे खानों में करते हैं, तो इस तरीके के फूड को बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। सो मैनी वेराइटी ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सबको हम इंजीनियर करते रहते हैं साइंटिस्ट हमारे। क्यों करते हैं वो ऐसा? ताकि हमारी पॉपुलेशन को विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप भी बनती है उससे, मेकिंग ह्यूमन प्रोटीन लाइक इंसुलिन, और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अगला जो सवाल है यूपीएससी ने अगेन 2010 में पूछा गया सवाल है। इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था अ पेस्टिसाइड विच इज अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा पेस्टिसाइड जो कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, इज स्प्रेड ओवर फूड क्रॉप। The food chain in crop is crop, rat, snake, hawk. In this food chain, the highest concentration of the pesticide would accumulate in which of the following? वो आपसे पूछ रहा है कि एक फूड चेन है जिसमें कि कोई फसल है, उसको चूहा खाता है, रैट को खाता है स्नेक को खाता है हॉक, मतलब चील है ना, वो खा लेता है। तो अब ये पूछ रहा है कि हमने उसके अंदर एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का डाल दिया, हमने क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पेस्टिसाइड डाल दिया। अब वो पेस्टिसाइड को सब खा रहे हैं, क्रॉप में जा रहा है, फिर चूहा खा रहा है, स्नेक खा रहा है, उसको स्नेक को चील ने खा लिया। अब बताएं कि सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन कहां पर होगा। तो अब ये आपको बहुत आसान लग रहा है सवाल, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से कई बार पढ़ चुके होंगे जो बायोमैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट, बट ये बात हो रही है 2010 की। तो 2010 में बायोमैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है, उस टाइम के बारे में आप बात करिए जिस टाइम पे आपको, मेरे जैसे लोग जो थे वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मेरे जैसे लोग खुद अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस टाइम। तो वो जो लोग थे ना, इंटरनेट इतना अच्छे से अवेलेबल था, यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे, क्वालिटी लेक्चर्स वो भी, तो आपको नहीं समझ में आता था कि कहाँ से आपको, जो शंकर वाली बुक लिखी हुई है एनवायरमेंट की, वो किताब भी नहीं लिखी गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है एनवायरमेंट आप कहाँ से पढ़ते, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग इन 2010। जो 2010 का एग्जाम लिख रहा होगा उसने 2008-9 में प्रिपरेशन शुरू की होगी ना, तो उस टाइम के बारे में आप सोचिए। तो ये मैंने आपको सोचने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब आपको कितनी सारी चीजें जो अवेलेबल है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। योर ओन विजडम यू हैव टू अप्लाई, कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कहाँ से आपको सोर्स इकट्ठा करके पढ़ लेना है। एनीवेज, तो ये उस टाइम का सवाल मुश्किल था क्योंकि उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं थी। अब आपके लिए बहुत आसान है, आप बता देंगे जल्दी से कि हॉक इसका आंसर है, क्योंकि वो फूड चेन के सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। हॉक को तो कोई नहीं खा रहा, बाई चांस हॉक को भी किसी ने खा लिया होता तो उसके अंदर जाती हाईएस्ट। तो क्या है, हॉक के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे होती है? जब पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, वीडीसाइड डाले जाते हैं प्लांट्स में, उसको खाते हैं लोग, प्लांट्स या वाटर के अंदर चले जाते हैं, जो भी उसको खाता है उसको फिर लेटर ऑन जो फीड करता जाता है उसके अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो हियर इन दिस एग्जाम्पल, पेस्टिसाइड विच स्प्रेड ऑन द क्रॉप गेट्स इनटू द क्रॉप, उसको फिर चूहा खा लेगा, चूहे को खा लेगा सांप, और सांप को खा लेगा हॉक। तो हॉक के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से होता है डीडीटी के केस में। क्या होता है, वाटर के अंदर चली जाती है डीडीटी, फिर जू प्लैंक्टन्स के अंदर, फिर फिश छोटी खाती है, फिर बड़ी फिश खाती है, फिर उसको हॉक ने खा लिया, तो डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन भी इसी तरीके से बढ़ जाती है। So remains inside the hawk body. There is no natural predator on hawk. Those chemicals stays inside the body of hawk and gets accumulated more and more over the time. इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो egg shells होंगी वो क्या होंगी, खराब होती जाएंगी, और वो उसकी पॉपुलेशन, हॉक की पॉपुलेशन फॉल कर गई। तब जाके हमको ये सारी चीजें समझ में आई। बायोमैग्निफिकेशन हमने कोई अपने आप से पढ़ नहीं लिया था। बायोमैग्निफिकेशन उस टाइम पे अलार्मिंग इसलिए हो गया था, देखा गया कि बहुत सारे डिक्लोफेनेक की पॉइजनिंग हो गई, डीडीटी की पॉइजनिंग हो गई, जो टर्शरी प्रेडेटर्स थे, मेनली स्कैवेंजर्स, वो मारे जा रहे थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तब देखा गया कि ऐसा क्या हो रहा है, उनके डेड बॉडीज को, उनके एग्स को स्टडी किया गया। तब समझ में आता है कि भाई इनके अंदर इन केमिकल्स की एक्सेस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, जो कि इनको थ्रेटनिंग लेवल पर इनकी स्पीशी को खत्म कर रहा है। तो आखिरी सवाल जो है इस सेट का आपके सामने है, यूपीएससी ने 2010 में पूछा ये सवाल। तो इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल
प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाले व्हीकल जो होते हैं वो उसमें एग्जॉस्ट के अंदर क्या निकलता है, NH3 अमोनिया निकलता है, CH3 निकलता है, H2O निकलता है, H2O2 निकलता है। तो क्या निकलता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के अंदर एज अ बाय प्रोडक्ट, एग्जॉस्ट की तरह से क्या निकलता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने थोड़ी देर पिछले सेट में भी हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बारे में बात किया था, तो उसमें आप जान चुके होंगे कि हाइड्रोजन जब हम उसको गैस जब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो वाटर उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, तो H2O इज वन ऑफ द आंसर। तो H2O है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो होते हैं उसको FCVs क्या कहा जाता है। ओके, दे आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं एंड रन्स ऑन बैटरी दैट मस्ट बी प्लग इनटू recharge. FCVs generate their electricity on board. So in a fuel cell, hydrogen gas from the vehicle's fuel tank combines with oxygen to form from the air to generate electricity with only water and heat as a byproduct. तो water उसका byproduct निकलता है जो fuel cell वाले बैटरीज, जो हाइड्रोजन के fuel cell वाली बैटरीज यूज होती हैं। तो FCVs are the one of the best alternative with low harmful emission. Okay? इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं और एक FCVs होती है। तो FCVs कौन सी होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। तो आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मजा आया होगा। बहुत सारे सवाल NCERT से थे, कुछ UPSC के पुराने सवाल हैं। सो इन सवालों को सॉल्व करके आपको मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सवालों को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आता है कि सवाल इतने मुश्किल नहीं होते, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है, उसका हमें अपना फोकस चेंज करना है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें राइट फोकस के साथ पढ़ना है। नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है उसके बारे में पढ़ना है, बेसिक्स पहले अपने क्लियर करने हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस सीरीज से काफ़ी फायदा हो रहा है। तो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।